हेलो गाइस। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन बनी हुई है वो बनी हुई है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूवल दे दिया है इस पे। और बहुत ही जल्द ऐसा माना जा रहा है कि विंटर सेशन जो अभी आने वाली है उसी में ये बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और ऐसा होता है, अगर ये बिल आती है लोकसभा के अंदर, उसके बाद फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति की मुहर अगर इस पे लग जाती है तो भैया एक देश एक इलेक्शन होगा नेक्स्ट टाइम से। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा और क्या क्या चीजें हुई हैं इन सब चीजों में, तमाम उन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो ये है, ये कोविंद पैनल यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको ये जिम्मा दिया गया था। ठीक है, उनके ये वही ये चेयरमैन थे इस कमेटी के। ठीक है, इसकी के नाम, इन्हीं के नाम पे ये कोविंद पैनल नाम इनको दिया गया था। तो इन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया है जो हमारे ऑनरेबल प्रेजेंट में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। और ये इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो तकरीबन 18,626 पेज की ये रिपोर्ट उन्होंने डाली है। और इसके लिए इन्होंने 191 डेज का पूरा टाइम लिया है और 191 डेज में इन्होंने पूरे काम किए हैं। मतलब सारे जो भी रिसर्च वगैरह होते हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इन्होंने 191 डेज में की है। रामनाथ कोविंद जी के अलावा जो भी इस कमेटी का हिस्सा थे, आप देख सकते हैं अमित शाह जी थे जो करंट में अभी होम मिनिस्टर हैं, हमारे होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ कॉरपोरेशन। इसके अलावा श्री गुलाम नबी आजाद जो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर थे अपोजिशन पार्टी की तरफ से। इसके अलावा आप देख सकते हैं एन के सिंह है। उसके बाद डॉक्टर सुभाष थे, सी कश्यप। इसके अलावा श्री हरीश सेल्वे और श्री संजय कोठारी। तो ये तमाम लोग थे जो इस कमेटी का हिस्सा थे और इन सब ने इन पे रिसर्च किया है और तब जाके इन्होंने ये फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट किया है। गाइस ये सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रामनाथ कोविंद जी ने जो ये रिपोर्ट दी है उसमें टोटल उन्होंने 11 पॉइंट्स का जिक्र किया है कि ये 11 पॉइंट्स इसमें होने चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन में। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये जब बीजेपी की पहली जब गवर्नमेंट आई थी उसी टाइम से लेके इस पे डिस्कशन चल रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, बीजेपी लेके आ सकती है। बट पहला जो इनका टेन्योर था उसमें नहीं लेके आ पाई। दूसरा टेन्योर में भी ये उम्मीद थी कि आएगी लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन थर्ड टेन्योर जो अभी बीजेपी की चल रही है 2024 के बाद जब उन्होंने टेन्योर संभाला है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल आएगा और वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो क्या क्या तर्क दिए गए हैं वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए, तो उन्होंने टोटल 11 पॉइंट्स इसमें बताए हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने ये कहा है कि इससे इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में जो है जो निगेटिव इफेक्ट है वो कम होगा। ठीक है, इसके अलावा से जो इलेक्शन का जो बर्डन जो लोगों पे है वो भी कम होगा। इनका ये कहना है। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये डाला है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये डाला है कि इलेक्शन को इस तरीके से किया जाए कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं वो तो एक साथ हो जाए और म्युनिसिपल और पंचायत के इलेक्शंस जो छोटे मोटे इलेक्शंस जो होते रहते हैं वो भी 100 दिन के भीतर ये हो जाने चाहिए उसी साल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि अपॉइंटमेंट डेट जो है, अपॉइंट डेट ये भी फिक्स होना चाहिए। अपॉइंटेड डेट का मतलब है कि अगर 25 मई को अगर सरकार बनी है तो 25 मई को ही ये हर साल, हर 5 साल के बाद, हर साल के बाद जो भी होगा वो 25 मई को ही होगा। मतलब 25 मई मैं एक आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कोई सा भी एक डेट जो है वो फिक्स हो जाना चाहिए। तो तमाम इन्होंने 11 पॉइंट्स इन्होंने इसमें बताए। इसके अलावा इन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें आर्टिकल 324A को जोड़ा जाएगा, जो नया आर्टिकल इसमें बनाया जाएगा, जो इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें पंचायत एंड म्युनिसिपलिटी इलेक्शंस को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, और अमेंडमेंट किस आर्टिकल में होगा, तो अमेंडमेंट जो जिस आर्टिकल में होगा वो आर्टिकल 325 के अंदर होगा, जिसके अंदर सिंगल वोटर रोल एंड फोटो आईडी कार्ड फॉर ऑल इलेक्शन, मतलब एक ही
वोटर आईडी आपकी बनेगी, फोटो आईडी बनेगी, जो सारे इलेक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब एक ही आपके पास जैसे अभी एक टाइम के टाइम पे आधार कार्ड की बात कर ले, तो जिस तरीके से आधार कार्ड ये काम करती है कि एक आधार कार्ड है तो आपके पास सब कुछ है, तो वैसे ही एक वोटर आईडी होगा जिससे आप सारे तमाम सारे इलेक्शंस आप दे सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा एक जो मेजर इनका एक पॉइंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट स्टेप, मतलब पहला स्टेप में लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस होंगे, और सेकंड स्टेप जो होगा जो 100 दिन के भीतर करवाने हैं उसमें फिर क्या बोलते हैं म्युनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शंस करवाए जाएंगे लोकसभा इलेक्शंस के बाद। इसमें कुछ चीजें उन्होंने ये भी बताई है कि भाई अगर सरकार गिर जाती है, मान लेते हैं कि किसी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गिर जाती है, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी 2024 में बीजेपी की सरकार है और 2026 के अंदर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2026 के अंदर अगर ये सरकार गिर जाती है, कोई भी कारणवश अगर बीजेपी की गवर्नमेंट अगर सेंट्रल से गिर जाती है, तो फिर ये कैसे होगा। तो उस एवज में इन्होंने कहा है कि 2026 में फिर एक छोटा इलेक्शन करवाया जाएगा, लोकसभा इलेक्शन, जो करंट में अभी भी हम ये करवाते हैं। तो ये जो इलेक्शन होगा तो फिर अभी जो करंट में इलेक्शन होता है तो 2026 में मान लेते हैं, अगर करंट के हिसाब से अगर बात करें तो 2026 में अगर इलेक्शन होगा तो वो 5 साल के लिए जाएगा। यानी कि जो दूसरा इलेक्शन होगा वो 2031 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बट अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर ये आ जाता है तो 2026 यानी कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ है 2 साल ये टर्म कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरा जो इलेक्शन होगा वो 2029 में ही होगा। मतलब कि जो नई सरकार बनेगी वो केवल 3 सालों के लिए ही बनेगी, उसको 5 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा। तो इससे ये हो जाएगा कि अभी जो खींचातानी जो पॉलिटिकल पार्टीज में चलती रहती है ना कि भाई मेरा अगर वो नहीं बना, चीफ मिनिस्टर नहीं बना तो हम सरकार गिरा देंगे, हम इससे अपना अलायंस तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, वो सब चीजें। तो क्योंकि इससे देखिए आप, जैसे हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने वोट दिया किसी को भी, ठीक है, बाद में पता चला कि उनकी सरकार बनने वाली थी लेकिन उन्होंने सरकार नहीं बनाई क्योंकि उनका किसी से मन नहीं मिला, फिर वो दूसरी पार्टी में चले गए, फिर दूसरी पार्टी से बन के, क्योंकि हमने भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि अगर मैंने बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी की सरकार अगर बननी चाहिए थी, वहां पे लोगों ने बहुमत दी है बीजेपी को, बट बीजेपी की सरकार वहां नहीं बन रही है, वहां बन रही है कांग्रेस की सरकार। रीजन क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग वहां चले गए। तो ये सब चीज भी कंट्रोल हो जाएगी, मतलब आम आदमी का जो वोट है उस वोट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसके पॉजिटिव चीजें क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तो करंट में यही है। स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर इलेक्शन होती है और इलेक्शन ऐसे टूटता है तो वहां पे भी सेम कंडीशन होगा कि अगर 2 साल आपने टेन्योर कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट जो है आपको 3 साल के लिए ही इलेक्शन होगी। जो कोई भी पार्टी है वो 3 साल के लिए ही काम करेगी, आप 5 साल के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि क्या क्या इसमें नेसेसरी चीजें हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो ये एक है कि भारत सरकार को वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। जो 10th पॉइंट कह रहा है कि ईवीएम मशीन्स आपको खरीदने पड़ेंगी, कि करंट में अभी आपके पास ईवीएम मशीन कितनी है, और वन नेशन वन इलेक्शन अगर आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे इंडिया के अंदर ये चीज होगी। तो पूरे इंडिया में अगर सिंगल टाइम पे इलेक्शन होगा तो उसको कंट्रोल करना, क्या आपके पास उतनी मैन पावर है कि इसको कंट्रोल किया जा सके, लॉजिस्टिक्स इसकी किस तरीके से की जाएगी। तो तमाम ऐसी चैलेंजेस अभी हैं जो इसमें होने बाकी हैं, लेकिन एक बार अगर ये चैलेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर इसमें हो जाता है, तो इसके पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा हैं। क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, मतलब कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस हम इसी बात से समझ ले सकते हैं कि करंट में अभी हम 2024 इलेक्शन को रेफरेंस लेके चलते हैं, क्योंकि करंट में 2024 इलेक्शन हुए हैं। 2024 इलेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो टोटल जो इस इलेक्शन में खर्चा हुआ था वो 5 से लेके 5.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुई थी। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो इसकी जो कॉस्ट है वो घट के 5,000 करोड़ पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना सेव होगा, सेविंग लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास सेव होगी। और जो जीडीपी है अपनी, उस जीडीपी को बूस्ट मिलेगा कम से कम 1 to 1.5% का बूस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत की जीडीपी में।
पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा कितना, 10 से 12%। ये रामनाथ कोविंद जी का कहना है कि 10 से 12% जो है, और ये हमें भी लगता है, ये मेरे को भी लगता है कि 10 से 12% वोटिंग परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होगा। सी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब देखिए पहले, सबसे पहले ये तथ्य को समझ लीजिए। देखिए 2024 की बात करिए करते हैं और 2019 की बात करते हैं, दो मेजर इलेक्शन जो लोकसभा के हुए हैं उस पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2024 में टोटल वोटर्स जो रजिस्टर्ड हुए थे वो हुए थे 96.88 करोड़। टोटल वोटिंग हुई 65.79%, मतलब कि 100%। अब तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम 80% 70% के लिए भी स्ट्रगल कर लेंगे, मतलब कि 70% लोग भी वोट डालने नहीं जा रहे हैं लोकसभा जैसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा इलेक्शन है उसमें। टोटल वोट कितने पर है, अगर इससे परसेंटेज निकालेंगे तो 64 करोड़ लोगों ने अपना वोट दिया। और कितना का डिफरेंस आ गया, तो 32.88 करोड़ का डिफरेंस आया, मतलब इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है। जी हाँ, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है 2024 में। और 2019 में आप देखिए 89.6 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्टर करवाया था कि हम वोट देंगे, जिसमें से 67.40% लोगों ने ही वोट दिया। मतलब कि टोटल वोट जो पड़े वो 60.39 करोड़ पड़े और 29.20 करोड़ वोट नहीं पड़े। परसेंटेज वाइज 2024 में कम वोट पड़े हैं। परसेंटेज वाइज आप देखें तो तकरीबन 1.5% के आसपास हमारी वोटिंग गिरी है। यानी कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वोट डालने का वो कम हो रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि नहीं, वोट आप दीजिए, इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी एग्जांपल आपको अगर बताऊं तो मैं, अगर मेरे को अभी अगर वोट डालने का मौका मिलता है तो इतने ज्यादा इलेक्शंस होते हैं अपने इंडिया के अंदर कि मैं हर इलेक्शन में जाके वोट नहीं डाल सकता। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं बिहार का हूँ और करंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ, और बिहार में मैं अभी आपको पिछले मंथ की बात बताऊं तो पिछले मंथ में वहां पे पैक्स का चुनाव हुआ था जो लोकल लेवल पे होता है, और उसमें मैं वोट डालने नहीं जा पाया। तो आप नहीं जा सकते। आप देखिए ना, ये तीसरा पॉइंट आप पढ़िए तो 2021 2024 से लेके 3 साल के भीतर 25 असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में 25, कहाँ से 25 आप इलेक्शंस में वोट डालने जाओगे भाई, नहीं जा पाओगे यार, कोई भी नहीं जा पाएगा। तो वोटिंग परसेंटेज वैसे ही गिर रहा है, और वोटिंग का इंटरेस्ट भी लोगों से जा रहा है, क्योंकि हम वोट किसी और पार्टी को दे रहे हैं, सरकार किसी और पार्टी की बन जा रही है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, कि लोगों को ये बताने के लिए कि नहीं, आप जो वोट दे रहे हैं वो सही वोट दे रहे हैं, आपका वोट गलत नहीं जा रहा है, उसके लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट आन पड़ी थी, और ये क्योंकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण बहुत सी पार्टीज ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट अभी भी बहुत, जो मैंने आपको चैलेंजेस बताया, तो इतनी जल्दी तो इम्प्लीमेंट ये नहीं हो सकता है। बिल अगर आ भी जाए तो भी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो 2029 में तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत वोट हो। बट अगर मैं बात करूं 2029 के बाद जो इलेक्शन होने वाला है, यानी कि 34 के अंदर जो इलेक्शन होगा, उस टाइम पे शायद आपको ये देखने को मिले, तो 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन देखने को मिलेगा। 2025 में अगर देखिए, 2025 में अगर इम्पोर्टेंट आप बात करें तो झारखंड, दिल्ली, बिहार लाइन अप है जहाँ पे विधानसभा के इलेक्शंस होने हैं। इसके अलावा 2026 की बात करें तो असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी लाइन अप है। तो ये मैं असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। छोटे इलेक्शंस जैसे एमसीडी के इलेक्शंस होते हैं वो अलग हैं। इसके अलावा आपको पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो अलग हैं। तो वो छोटी मोटी जो इलेक्शंस होते रहते हैं उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो भी इलेक्शंस होते रहते हैं एनी टाइम हमारे देश में। मतलब हमारे देश में तो आप ये कहिए कि सबसे ज्यादा इलेक्शन ही होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ का इलेक्शन चलते रहता है। तो उन सब चीजों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उस कंट्रोल को करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं मैंने अपने वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की होगी कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है भारत के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।